हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। फास्ट रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में करेंगे, चाहे जितना मिनट लग जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले बच्चों हमारा जो चैप्टर मतलब 14 है, यहाँ से हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सबको आगे से स्टार्ट करते हो, पीछे से कोई नहीं करता। तो आज हम पीछे से कर रहे हैं क्योंकि पीछे के क्वेश्चन अधिकांशतः छूट जाते हैं। तो एक बार हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी, उस पर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। अब थोड़ा सा आप क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव एक बार फास्ट रिवीजन कर लो, फटाफट करना। आप लोगों को बस देखना है, बस सुनना है, बस ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, केवल सुनना है। अशुद्धियां रहित चालक को क्या बोला जाता है पर बच्चों? नैज अर्धचालक कहते हैं। निज अर्धचालक या नैज अर्धचालक। निज अर्धचालक में परमाणु का अपमिश्रण करके n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। तो पंचसंयोजी परमाणु को, निज अर्धचालक में पंचसंयोजी परमाणु को अपमिश्रण करके n प्रकार का अर्धचालक बनाएंगे। पंचसंयोजी मिलाएंगे तो आपका n प्रकार का बनेगा, और जब त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो आपका p प्रकार का बनेगा। जेनर डायोड भंजन क्षेत्र में चलित होता है। जेनर डायोड भंजन क्षेत्र में चलित होता है। नैंड गेट और एंड गेट के साथ नॉट गेट होता है। नैंड गेट और नॉट एंड गेट के साथ नॉट गेट होता है। सभी गेट संख्याओं पर आधारित है, बाइनरी संख्याओं पर आधारित है। सभी गेट बाइनरी संख्याओं पर आधारित है। चलिए, p प्रकार के अर्धचालक बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक क्रमशः होते हैं। बताओ जरा। पी प्रकार में होल होगा प्यारे बच्चों, और अल्पसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होगा। बहुसंख्यक में होल होगा। बहुसंख्यक में होल कौन सा हो जाएगा? होल। और अल्पसंख्यक में इलेक्ट्रॉन। पी में देखो होल है तो पी समझ लो, पी फॉर होल, और अल्पसंख्यक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर चालकता क्या हो जाती है? अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड का अक्षय परत का मोटाई कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। वोल्टेज नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है जेनर डायोड का। वोल्टेज नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? जेनर डायोड का। जब पीएन संधि का अग्रदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है? विभव रोधक कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, विभव रोधक कम हो जाता है, कम कर देते हैं या कम हो जाता है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 0 केल्विन निज अर्धचालक किस प्रकार से व्यवहार करता है? तो अतिचालक की तरह। 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार व्यवहार करता है? अतिचालक की तरह कार्य करता है। किस तरह? अतिचालक की तरह कार्य करता है। n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक आवेश भाग बताइए। तो बहुसंख्यक n प्रकार में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होगा, अल्पसंख्यक होल होगा। p प्रकार में बहुसंख्यक उल्टा हो जाता है, बहुसंख्यक होल था p प्रकार में, और जो आपका अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन था p प्रकार में, और n प्रकार में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है और अल्पसंख्यक होल है। नैंड गेट में प्रयुक्त बुलियन पद y बराबर a.b का यहाँ पे बार लगा हुआ है। एलईडी किस अभिनत में होता है? तो अग्र अभिनत में होता है। लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। दिष्टकारी का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्त करता है? तो पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। किस प्रकार के गेट में केवल एक इनपुट होता है? तो नॉट गेट में एक इनपुट होता है, नॉट गेट में। किस प्रकार की अभिनत में अर्धचालक डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? तो अग्र अभिनत में। किस प्रकार की अभिनत में अर्धचालक डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? तो अग्र अभिनत में होता है। एलईडी निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालक में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। यहां पर यदि क्वेश्चन आ जाए पर बच्चों, ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्टिव में भी 2 प्रकार के होते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड में। फोटोडायोड किसे कहते हैं? तो फोटोडायोड प्रकाश सुग्राही अर्धचालक पदार्थ में बना पीएन संधि डायोड जिसे पश्च अभिनत में रखते हैं। सौर सेल किसे कहते हैं? सौर सेल एक ऐसी पीएन संधि डायोड युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम इकाई 7 की बात करें पर बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो विद्युत ऊर्जा में होता है, विद्युत ऊर्जा में होता है। प्रकाश ऊर्जा का जो स्थानांतरण विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? द्वैतीय प्रकृति होती है। कैसी होती है? द्वैतीय प्रकृति। द्रव्य तरंगों का प्रदर्शन द्रव्य किसने किया सबसे पहले प्रयोग में? डेविसन एवं जर्मर, डेविसन जर्मर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? आइंस्टीन ने की थी। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है तो फोटॉन के रूप में निकलता है। एक फोटॉन की ऊर्जा निम्न रूप में दी जाती है एच न्यू या एच भी है तो एच न्यू होगा, ठीक है ना, एच न्यू के रूप में। इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग क्या होगा? आकाश में एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न तरंगदैर्घ्य के रूप में विस्तृत हो जाता है। आकाश में एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न तरंगदैर्घ्य के रूप में विस्तृत हो जाता है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के न्यूनतम जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? देहली ऊर्जा बोलते हैं या कार्य फलन बोलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त करना है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट को, एक बोला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणे 1 वोल्ट विभवांतर।
ये आपको हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। किसी फोटान से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h अपान पी। बिल्कुल फास्ट रिवीजन करना है। बिल्कुल आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश की विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संतृप्त धारा बढ़ जाएगा। तीव्रता बढ़ाएंगे धारा बहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा मात्रा में बहेगी, इस कारण से धारा बढ़ जाता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तीव्रता में बढ़ जाता है लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है लेकिन धारा में कोई प्रभाव नहीं होता। फोटान किसे कहते हैं? जो आपका विकिरण होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में पाया जाता है, जिसे फोटान कहते हैं। प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत सेल वह युक्ति है जिसमें प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण हो जाता है। प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत सेल वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। प्लांक नियतांक का मात्रक और विमेय सूत्र, तो मात्रक है जूल प्रति सेकंड, विमेय सूत्र है m⁻1 l⁻2 T⁻⁻1। यहाँ पर m1 l2 T⁻⁻1। इसके बाद आपका आ गया तरंग प्रकाश की ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? व्यतिकरण की घटना है। क्या? व्यतिकरण की घटना। तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते हुए बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या बोला जाता है? तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र क्या कहलाता है भैया? गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। तरंग स्रोत के प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंगदैर्घ्य में वृद्धि को क्या बोलते हैं? तो अभिरक्त विस्थापन बोलते हैं। अभिरक्त विस्थापन कहा जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता भैया कम हो जाती है। विभेदन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सही विकल्प चयन कर लिखना है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है, किस रूप में? ऊर्जा के रूप में। व्यतिकरण होता है किसमें? अनुदैर्ध्य में या अनुप्रस्थ तरंगों में? तो दोनों में होता है। अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी का होना चाहिए किस प्रकार? अधिक व्यास वाले अवदर्शक, कम व्यास वाले अवदर्शक, या कम फोकस दूरी वाले या अधिक फोकस दूरी? बताओ। तो अधिक व्यास का अवदर्शक होना चाहिए। ध्रुवण किस प्रकार के तरंगों में होता है? तो ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होता। फ्रेनल दूरी क्या है भैया? तो ए स्क्वायर अपान लैम्डा फ्रेनल दूरी है, ए स्क्वायर अपान लैम्डा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। एक वाक्य में उत्तर देना है। किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता का सूत्र क्या होता है? विभेदन क्षमता बराबर स्मॉल डी अपान 1.22 लैम्डा। ठीक है, स्मॉल डी अपान 1.22 लैम्डा। यंग द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो इसका राइट आंसर यहां पर देखो, दोनों प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने से बीटा का मान कम हो जाएगा। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो बीटा का मान में कम हो जाएगा। स्रोतों के स्लिटों की ओर सरका भी जाए तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है। फास्ट रिवीजन में यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग में देखते हैं इकाई 5 में प्यारे बच्चों, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी तल से ओजोन परत की लगभग ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है, मतलब 50 के नीचे ये प्यारे बच्चों लगभग। ठीक है, विस्थापन धारा किसमें परिवर्तन कारण उत्पन्न? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन कारण उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। एक त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग का सूत्र क्या होता है? तो C अपान, यहाँ पे आंसर देखिए, C अपान 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऊष्मा का संवेदनशीलता किन तरंगों में होता है? तो अवरक्त तरंगों में पाया जाता है। विद्युत स्फुलिंग निकट किन तरंगों से गंध निकलती? तो अवरक्त तरंगों से गंध निकलती। यहां पर सॉरी, अवरक्त तरंग सही है, अवरक्त तरंग है। विद्युत स्फुलिंग निकट ओजोन से गंध निकलती है, ये गलत हो गया था। विद्युत स्फुलिंग के निकट ओजोन की गंध निकलती है। पराबैंगनी लैंपों के बल्ब में किसके बनाए जाते हैं भैया? तो क्वार्टज के बनाए जाते हैं। किसके? क्वार्टज के बनाए जाते हैं। जीवाणुनाशक के रूप में पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग कौन सी है? तो गामा किरणें। कौन सी किरणें हैं? तो गामा किरणें हैं। चलिए आगे देखिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसमें से ध्वनि तरंग जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। गामा किरण भी है, एक्स किरणें, रेडियो तरंग, ये सभी विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंग है? तो पराबैंगनी
परावैंगनी तरंग। कौन सा तरंग? परावैंगनी तरंग। 4 ऑप्शन में अवरक्त, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंग, परावैंगनी। तो परावैंगनी तरंग जो है सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला तरंग है। दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर होती है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ये 1/√μ0 निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल किरण का जो आपका लाल का ज्यादा होता है तरंगदैर्घ्य, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से आवृत्ति सबसे कम होती है, तो अवरक्त किरणों की आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। अवरक्त की आवृत्ति कम होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है गामा किरण का, सबसे कम, सॉरी, ठीक है, गामा का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B का आपका संबंध क्या है? तो हो जाएगा B = E/C। ये आपका फर्स्ट नंबर, ये थोड़ा सा गलत है मेरे बच्चों, ये यहाँ पे E होना चाहिए। क्या होना चाहिए? E। B = E/C। ठीक, चलिए, यदि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, यदि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत वेक्टर x अक्ष तथा y अक्ष, तो संरचना क्या होगी? z अक्ष पर होगी। सिंपल है। चलो, ओजोन मंडल अवशोषित करता है परावैंगनी किरणों को। ओजोन मंडल क्या अवशोषित करता है? परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। चलिए आगे देखिए, इसमें देखिए आप लोग, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परास बताइए। 4 × 10⁻7 मीटर से 8 × 10⁻7 मीटर तक, 4 से 8 तक ऐसे याद कर लो। 10⁻7 मीटर दृश्य प्रकाश। दूर संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो तरंग का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। 1 × 10⁻3 मीटर से 3 × 10⁻1 मीटर तक। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलनों से उत्पन्न तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। यदि पृथ्वी पर ओजोन मंडल न होता तो पृथ्वी तल का ताप क्या होता? वर्तमान ताप से अपेक्षा कितना होता? तो कम होता। क्या होता? कम होता। चलिए यहाँ पर फटाफट आप लोग मिलान कीजिए। रेडियो तरंग की खोज किसने की प्यारे बच्चों? तो रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की। परावैंगनी तरंग की खोज किसने की? रिटर ने की। एक्स किरण रोंटगन ने की। गामा किरण ने आपका बैकरल ने की। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? तो न्यूटन ने की थी। और अवरक्त किरणों की खोज किसने की? विलियम हर्शल ने की। किरण प्रकाशिकी का देखिए फटाफट, यहां पर देखिए, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। आकाश का नीला रंग दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चंद्रमा से देखे जाने वाला आकाश का रंग कैसा होता है भैया? काला रंग दिखाई देता है। चलिए आगे देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का बर्तन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग के लिए। किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए कांच का बर्तन न्यूनतम होता है। एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो पीले रंग के लिए होती है। हीरे का चमकदार होना किस कारण से? पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 25 सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखने पर संयोजन की फोकस दूरी कितनी हो जाती है? 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध μ = 1/sin IC। μ = 1/sin IC। ठीक है। लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/b - 1/u। ये लेंस सूत्र। रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। मेरे बच्चों, उस माध्यम का वर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 45 डिग्री। तो μ = 1/sin IC होता है। sin IC का मान 45 डिग्री। sin 45 का 1/√2, आंसर आ जाएगा √2। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी और उत्तल लेंस बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी जबकि प्रतिबिंब अनंत हो? तो अनंत पर रखेंगे भैया, तो आवर्धन क्षमता 1 होगी। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर अध्याय 7 में एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कितना का कलांतर होता है? 90 डिग्री, यानी π/2 का। किसी प्रत्यवर्ती धारा शिखरमान I आभासी, इसका संबंध कितना होता है? तो IRMS बराबर I0 यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, IRMS, ऐसा IRMS बराबर I0/√2। ठीक है, ऐसा लिख दो। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। ऊंचाई में द्वितीयक में अधिक होगा और प्राथमिक के कम होगा। इसी प्रकार अपचाई की बात करें प्यारे बच्चों, तो अपचाई में प्राथमिक में अधिक होगा, द्वितीयक में कम होगा। चलो, प्रत्यवर्ती मापने के उपकरण धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। किस प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। एक शुद्ध धारतीय परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल के कला में π/2 का आगे होता है, यानी 90 डिग्री का आगे होता है। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है क्या?
केवल प्रत्यावर्ती धारा को, केवल प्रत्यावर्ती धारा को। ट्रांसफार्मर लोड को निम्न प्रभाव को कम करने के लिए पटलित बनाया जाता है, तो भंवर धारा को कम करने के लिए पटलित बनाया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए युक्ति क्या कहलाती है? जनरेटर कहलाती है। क्या? जनरेटर। भारत के घरों में जो विद्युत धारा दी जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 और पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होगा? तो 0 होगा। प्रतिघात का एसआई मात्रक कितना होता है? तो ओम होता है। बाटहीन धारा का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है, परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा साथ बहने वाली धारा बाटहीन धारा कहलाती है। जिसकी ऊर्जा क्षय नहीं होती वो बाटहीन धारा। जिस दशा में धारा बाटहीन होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। चलिए यहां पर आपको प्रेरण प्रतिघात बताना है। प्रेरण प्रतिघात, प्रतिघात केवल प्रेरकत्व मतलब एल के लिए प्यारे बच्चों, तो एल के लिए WL हो जाएगा। संधारित्रीय यानी धारतीय प्रतिघात तो C होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 1/2 पाई FC। LR, तो LR ये देखिए LR का ये हो जाएगा आपका, ठीक है। RC, RC का ये आपको RC दिख रहा है। LCR तो आपका ये LCR दिख रहा है। बिल्कुल आपको याद नहीं करना है, सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हो। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित ये क्वेश्चन देखिए फटाफट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल से स्वतंत्र होता है। बताओ कुंडली के प्रतिरोध, कुंडली के प्रतिरोध से कोई लेन देन नहीं होता। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। भंवर धारा का उपयोग किसमें करते हैं भैया? विद्युत ब्रेक, धारामापी, रुद्धोधाल सभी में करते हैं। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है लेंज के नियम पर, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लेंज का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ दोनों। ये आपका हो जाएगा यदि कुंडली में n फेरे हो तो 100 प्रेरित का तो n² के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। भंवर धाराओं को कम करने के ट्रांसफार्मर को कोड कैसे बनाए जाते हैं? पटलित बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? पटलित बनाए जाते हैं। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है। ये स्वप्रेरण कहलाता है। क्या? स्वप्रेरण कहलाता है। भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का बिंदु रूप में अपव्यय हो जाता है ऊष्मीय ऊर्जा में। भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय हो जाता है। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखेंगे स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक बताओ। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या बचा लो? हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताओ तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर। एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो स्वप्रेरकत्व 4 गुना हो जाता है। स्वप्रेरकत्व 4 गुना हो जाता है। विद्युत जड़त्व तो किसे कहते हैं? तो स्वप्रेरण विद्युत धारा में वृद्धि या कमी, स्वप्रेरण जो है विद्युत धारा की वृद्धि या कमी का विरोध करता है और परिपथ की मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इसे विद्युत का जड़त्व कहते हैं। मतलब उसके मूल धारा में विरोध करना और उसे मूल स्थिति में लाना क्या कहलाता है? विद्युत का जड़त्व कहलाता है। चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों, एक गतिमान आवेश क्या कर सकता है उत्पन्न? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। आप लोग समझ लेना। धारावाही वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। बताओ जरा कितना? और भैया कुंडली तल के लंबवत होता है। क्या? कुंडली तल के लंबवत होता है। ये अगला देखो भाई साहब, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल QVB, ठीक है, QVB ये आप फर्स्ट नंबर देख लो। धारा मापी को कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्ट मीटर बनता है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अमीटर बन जाएगा। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? एक समान। धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा हो जाएगा? सरल रेखीय होगा, ऋजु रेखीय होगा। सरल रेखीय, ऋजु रेखीय हो जाएगा। एक समान में एक आवेशित कण है, समचुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ऋजु रेखीय या सरल रेखीय। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बलागुण अधिकतम होता है जबकि लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। शंट हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ एसआई में? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनके मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही तो आकर्षण होगा। धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान है B/μ 0/4 पाई 2 पाई NI/R। ये न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध किसका घट जाता है? अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। तो यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है लेकिन चालकता बढ़ जाती है। ताप, ठीक है,
क्या हो जाती है, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है लेकिन चालकता बढ़ जाता है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है भैया, अर्धचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है, अर्धचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत सेल किसका स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का। किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ, किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ पर। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर, ऊर्जा संरक्षण पर। और किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है प्यारे बच्चों वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, आप किरचॉफ का प्रथम नियम ही आवेश संरक्षण पर आधारित है, इसको आप आवेश संरक्षण करिएगा। और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसके बाद अगला देखिए, विद्युत धारा घनत्व कौन सी राशि प्यारे बच्चों, तो विद्युत धारा घनत्व क्या है, विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। विभवमापी के संतुलन की स्थिति में कितना प्रतिरोध होता है, तो अनंत होता है। अनुगमन वेग का सूत्र देख लीजिए आप लोग। इसके बाद विभव प्रवणता का SI मात्रक वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो आपका प्यारे बच्चों ये चैप्टर भी हो गया। और इसके पहले मैंने चैप्टर 2 हो गया आपका विद्युत धारा, इसके बाद आपका चैप्टर 2 बचा, चैप्टर 3 हो गया। इसको कर लीजिएगा। बाकी यार मैंने जो आपको एक सीरीज कराया था उसमें से आप देख लेना, बाकी पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है, लगभग सिंपल है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दूसरा पार्ट हो गया। और यहाँ पे फास्ट रिवीजन इसलिए क्योंकि आपका पेपर भैया बहुत कम समय है, आप लोग फास्ट रिवीजन से करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।